हेलो एवरीवन। अब तक हमने एटॉमिक एनर्जी लेवल्स का डिस्कशन कर लिया है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एलिमेंट के, उनके बारे में, क्योंकि उसके बाद हमें बैंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को जानना होगा एलिमेंट के, तभी हम बैंड, जो एनर्जी बैंड की बात करेंगे, हम वो समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें बेसिकली मिलते कहाँ से हैं? तो मतलब जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है हमारे पास, जो हमने देखा था साई होता है, और उसके बारे में हमने जाना था कि वो प्रोबेबिलिटी देता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें या किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, तो वो 3 क्वांटम नंबर हैं हमारे पास जिनसे हम डिनोट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की स्टेट उस एटम में। तो जो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? एन, एल एंड एम एल। एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एम एल इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिनकी वैल्यूज़ होती है, एन की वैल्यू इंटीगर होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एल की वैल्यू अप टू n-1 होती है। सो अगर n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो l की वैल्यू होगी 1 - 1 0। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो l की वैल्यू होगी हमारे पास 2 - 1 1। तो ऐसे ही सो ऑन। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ml है हमारा, उसकी वैल्यू होती है ±l। तो अगर l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है तो इसकी जो ml की वैल्यू होगी वो होगी ±1। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने हमें ये 3 क्वांटम नंबर दिए जिससे हम स्टेट बता सकते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम। लेकिन वेव फंक्शन को, अगर हमें, जो वेव फंक्शन हमने साई की बात करी थी, जो वेव फंक्शन है हमारा साई, जो कि सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो उस फंक्शन को हमें कंप्लीटली समझने के लिए या फिर कंप्लीटली जानने के लिए हमें एक और क्वांटम नंबर को ऐड करना होगा, जो कि होगा 4th क्वांटम नंबर। अभी तो 3 हो गए ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पर जब हमने बाद में इसको और स्टडी किया तब हमें पता चला कि हमें एक और 4th क्वांटम नंबर की ज़रूरत है। तभी हम वेव फंक्शन, जो ये हमारा साई है, इसको कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कम्प्लीटली समझ सकते हैं। तो वो जो 4th क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं हम? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं ms से। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ms इज इक्वल टू ±1/2। या तो +½ होगी या -½ होगी वैल्यू ms की। और ये जो ms की वैल्यू है वो सेम एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी सब हैं वो सेम एनर्जी को जो कॉरस्पॉन्ड वो करे ना करे वो देखना पड़ता है। तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर हो गए जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन का, या तो कहते हैं एड्रेस है, कि ये 4 क्वांटम नंबर अगर हमारे पास है तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। तो हमने क्वांटम नंबर का एक बेसिक डिस्कशन कर लिया। अब हमने 4 क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि अगर हमें कुछ भी जानना हो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम उन 4 क्वांटम नंबर के हेल्प से कुछ भी जान सकते हैं। तो इसी को देखते हुए जो हमारे पॉली साहब हैं, पॉली, इन 1925 उन्होंने अपना एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे दिया, जिसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं हम? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब वो क्या कहता है हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an electronic system can have same set of 4 quantum numbers। मतलब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं
मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 3 4 कोई भी। तो ये वाला के जो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्वांटम नंबर हैं, हम कहें इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n1 कह देते हैं, L1 ML1 MS1। तो जो इसके क्वांटम नंबर होंगे इस इलेक्ट्रॉन के वो डिफरेंट होंगे, जो कि हो सकता है N2 L2 ML2 MS2। तो वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही डिफरेंट हो। कोई अगर एक भी डिफरेंट हुआ इनके में से तो भी हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो चारों के चारों क्वांटम नंबर हैं हमारे पास, ये सारे के सारे सेम नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे 4 क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। चारों के चारों सेम नहीं होने चाहिए। अब हमने क्वांटम नंबर तो पढ़े लिए, अब उनका थोड़ा सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि जो क्वांटम नंबर है हमें बता क्या रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, उसकी वैल्यू क्या थी? इंटीजर वैल्यू थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनका मतलब क्या है? जो हमारे n की ये वैल्यू आ रखी है, तो इनका मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है और उनकी वैल्यू n अगर सेम है, उनकी सबकी वैल्यू, जैसे अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इन सब की n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा वो 1 है। तो उससे हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं? उससे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक शेल या इलेक्ट्रॉन शेल। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में हमें बताता है कि जो हमारा एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है। और उसी तरह जो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है L, वो हमें सब शेल के बारे में बताता है कि कौन से सब शेल में जो L है हमारा वो सब शेल के बारे में बताएगा। जैसे हम डिनोट करते हैं SPDF से, और L की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3। S कॉरस्पॉन्ड करेगा 0 पे, P कॉरस्पॉन्ड करेगा 1 पे, D कॉरस्पॉन्ड करेगा 2 पे। तो ऐसे इनकी वैल्यू होती है और L हमें बेसिकली सब शेल बताता है। उसी तरह N की भी वैल्यू होती है। अगर हम N की वैल्यू जो हमने देखी 1 2 3 4, और यहाँ पे हम इसे डिनोट करते हैं लेटर्स के थ्रू S K L M N एंड सो ऑन, यहाँ पे भी सो ऑन। तो 1 की कॉरस्पॉन्ड करेगा K को, 2 कॉरस्पॉन्ड करेगा L को। ये सब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के काम आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है पहले बेसिक हमने स्कूलिंग में, स्कूल लेवल में। बस अब अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, सब वो शेल के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, और कैसे ये अल्फ़ाबेट्स इनकी डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं, KLMN के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, और SPDF जो है हमारा वो सब शेल को डिनोट करता है एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए। तो ये सब हमने देख लिया कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमने अभी सिग्निफिकेंस भी देख लिया जो क्वांटम नंबर हमें देते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखते हुए और क्वांटम नंबर को देखते हुए अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करें इन एन एटम में, तो उसको हम शेल सब शेल की फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं, और वो हमने इस टेबल के थ्रू कर रखा है। और एक बात हमें नोट करनी चाहिए कि जो जितने भी हमारे पीरियोडिक एलिमेंट में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, वो सब एलिमेंट
n इक्वल टू 7 सब शेल तक वो सारे एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो जो 7 शेल्स आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ऑल द केमिकल एलिमेंट्स, और यहाँ पे टेबल पे हमें जो फर्स्ट 4 ही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने से ही हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। सो एक ये फैक्ट है कि जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है वो हम n इक्वल टू 7 तक, मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, इन वैल्यूज से ही हम सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो हम लिख सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब तक हमें 8वें शेल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी गई। अगर और एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें जब हम कन्फिग्रेशन देखेंगे और तो 8 एलिमेंट मिल जाएं तो हम चले जाएंगे 8वें शेल पे, लेकिन अब तक हम 7 तक ही जो एलिमेंट्स मिले हैं वो 7 तक की कन्फिग्रेशन में लिख सकते हैं। तो सब अब टेबल को समझते हैं कि टेबल हमें क्या बता रही है। तो टेबल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें शेल गिवन है, तो ये K, L, M, N ये सारे शेल हैं जो हमारी N की वैल्यू बता रहे हैं बेसिकली। तो हमने 4 शेल के बारे में डिस्कस करा है। सेकेंड रो हमें सब शेल के बारे में बता रही है, बेसिकली जो L है हमारा कि S है, P है, D है, F है, जो हमने अभी डिनोट देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल कैसे डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारा ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है, और लास्ट जो है हमारी दोनों रो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही हैं। तो बाय पार्ट समझते हैं हम, कॉलम बाय कॉलम समझते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को समझते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें क्या डिनोट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं n की वैल्यू 1, n की वैल्यू हमें 1 गिवन है। अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0। और l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, प्लस माइनस l, और l की वैल्यू तो 0 है तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। और हमारे पास एक फोर्थ क्वांटम नंबर भी था जिसको हमने ms स्पिन क्वांटम नंबर कहा था, जिसकी वैल्यू हमेशा या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। तो हमने ये सब वैल्यूज़ निकाल ली n इक्वल टू 1 के लिए। अब हम अगर हम ड्रॉ करें लेवल को, ये है n इक्वल टू 1, एनर्जी लेवल डायग्राम का तो हमें आइडिया है ही। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 लेवल पे है, तो ये तो एक बिल्कुल ब्रॉडर पिक्चर हो गया। अगर हम थोड़ा और जूम करें पिक्चर में तो ये वाला लेवल हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये वाला लेवल हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह। तो ये वाला लेवल हमें डिनोट करता है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0 एंड ms इक्वल टू माइनस हाफ। ये वाला लेवल हमें डिनोट करता है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0 एंड ms इक्वल टू प्लस हाफ। तो हम n इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, या फिर हम k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आगे हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से हम कहते हैं कि हमें कोई कहेगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डाल दो, पर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे जो क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते। जैसे अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन लें और ये वाला इलेक्ट्रॉन लें तो इसका n सेम है, l सेम है, ml सेम है, n सेम है, l सेम है, ml सेम है, लेकिन ms दोनों का डिफरेंट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वही चीज़ें हमने टेबल में लिखी हुई हैं कि जो हमारा सब शेल है वो अगर L की वैल्यू 0 है तो हमारा सब शेल S होगा, और ML 0 है,
जो कि हमने यहाँ पे देख रखे हैं दोनों। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिए यहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम समझ लिया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम में हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो सेकंड में हमें बोला गया है, इसको हम अब हम n इक्वल टू 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। n इक्वल टू 2 हमारा कौन सा शेल हो गया, n इक्वल टू 2 हमारा हो गया L शेल। तो हम n इक्वल टू 2 में लिख सकते हैं L। तो हमारे पास n इक्वल टू 2 कौन सा हुआ, L शेल। अब हम L क्वांटम नंबर की बात करें, एंगुलर क्वांटम नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 अप टू n-1। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। तो n की वैल्यू अगर 2 है हमारे पास, तो n इक्वल टू अगर हमारे पास 2 है, तो हम n-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 - 1 1। तो जो हमारी L की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी, यानी L की हमारे पास 2 वैल्यू होगी, एक 0 और एक 1। तो हमारे पास 2 L की वैल्यू होगी। और ml की वैल्यू अगर हमें देखनी हो तो ml की वैल्यू होती है ±L। और L के हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, अगर L इक्वल टू 0 है तो ml भी इक्वल टू 0 है, और अगर L इक्वल टू 1 है तो ml की भी 2 वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, एक +1 और एक -1, क्योंकि ml की वैल्यू होती है ±L। और मैग्नेट और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो तो हमें पता ही है, या तो +12 या -12। तो हमारे पास ये सब वैल्यूज़ आ गई। तो अगर हम देखें हमारे पास टेबल में, अगर हम देखें तो L इक्वल टू में हमारे पास L की 2 वैल्यू हैं, एक 0 एक 1, और L इक्वल टू 0 S के कॉरस्पॉन्ड करता है और L इक्वल टू 1 P के कॉरस्पॉन्ड होता है। और ml की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही हैं और 0 और ±1 आ रही है, जहाँ पे हमने देखा अभी 0 आ रही है हमारे पास, और ml की वैल्यू +-1 और 0 भी आ रही है, क्योंकि ml की वैल्यू क्या होती है, ±0 टू ±ml। तो ml की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 और +-1 आ रही है, क्योंकि ml की वैल्यू होती है हमारे पास, जो ml की वैल्यू है 0 टू ±L होती है। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और टोटल 8 है। ये हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं हमारे पास 2 और 6। तो सबसे पहले हम स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इसे हम मानते हैं n इक्वल टू 2 लेवल हमारा, और n इक्वल टू 2 है। अब हम ड्रॉ करेंगे L के बारे में। L में कितने हैं हमारे पास, L में कितनी वैल्यू है हमारे पास, तो L की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो एक होगी L इक्वल टू 0, एक होगी L इक्वल टू 1। अब L की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, और ml की कितनी वैल्यूज़ हैं, ml की तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन L इक्वल टू 0 के लिए ml की कितनी वैल्यू है, ml की वैल्यू बस एक है, जो कि है 0, ml इक्वल टू 0। लेकिन L इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ml की 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम 3 वैल्यूज़ को ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा ml इक्वल टू -1, ये हो जाएगा ml इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ml इक्वल टू +1। तो ml की 3 वैल्यू के लिए यहाँ बना दिया हमने। और हमारे पास ms तो है, तो ms की 2 वैल्यूज़ यहाँ ड्रॉ कर दो, ms -12 एंड ms +12। उसी तरह इन सब का लेवल का बाइफर्केशन होगा, सब 2-2 लेवल में बिखर जाएंगे, क्योंकि ms की 2 वैल्यूज़ है ना। तो अब यहाँ देखो कि जो L इक्वल टू 1 वाला केस है हमारा, यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ सकता है, एक इसमें, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, जो L इक्वल टू 1 वाली स्टेट है।
और L इक्वल टू 0 वाले की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो जैसे हम टेबल में देख पा रहे हैं कि जो L इक्वल टू 0 वाला केस है, L इक्वल टू 0 वाला केस है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल पा रहे हैं, और L इक्वल टू 1 वाले केस में हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल पा रहे हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हम वैल्यूज़ पुट करके L की वैल्यू, Ml की वैल्यू, Ms की बाइफर्केशन करके हम ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो जैसे हमने K के लिए कर दिया, L के लिए कर दिया, उसी तरह हम M के लिए भी कर सकते हैं, N के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज 4 सबशेल्स हम फाइंड कर सकते हैं। और हम 4 में जो हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4 तक पहुंच के ही हम लिख सकते हैं, हमें 5, 6 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें अब आइडिया हो गया है कि कैसे हम क्वांटम नंबर की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो L शेल में हमारे पास आ गया कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं शेल के अंदर, और n इक्वल टू 2, और जो हमारे पास ये गिवन था n इक्वल टू 2, L इक्वल टू ms, ये सब गिवन है। तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है और L की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2, 0 और 1। तो n की वैल्यू अगर हम 2 लें, L की वैल्यू 0 लें, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, और L इक्वल टू 0 के लिए क्या था? 0 के लिए S, तो इसको हम 2s स्टेट लिख सकते हैं। और अगर n इक्वल टू 2 है और L इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, और L इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू थी? P, तो इसको हम 2p स्टेट लिख सकते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। तो हमने बेसिकली देख लिया कि कैसे सब शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, N इज़ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, Z एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा सोडियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, 2 + 2 + 2 + 6, 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे। तो हमने देख लिया सही कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख लिया था कि 1 क्या होता है। 1 हमारा n की वैल्यू बताता है, s हमारी L की वैल्यू बताता है, और ये हमारे जो सुपरस्क्रिप्ट में है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो हमारे पास सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब हम देखते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी क्यों, या पढ़ी तो हमने रिवाइज़ ही क्यों करी है, यह सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा सोडियम है उसमें हम नोटिस करें, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है हमारा, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब मोनोवेलेंट है। वो जो हमारा सोडियम है वो मोनोवेलेंट है। और यही जो सेम प्रॉपर्टी है हमारा अल्कली मेटल भी शो करते हैं। अल्कली मेटल कौन कौन से हैं हमारे सोडियम के अलावा? लिथियम है हमारे पास अल्कली मेटल, एक सोडियम भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये सब हमारे अल्कली मेटल्स हैं, और ये सब क्या हैं? मोनोवेलेंट। जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से ये सब सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी ये सब शो कर रहे हैं, और इनको हम इसलिए अल्कली मेटल कहते हैं। एक ग्रुप है कि इन सब के ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल कह लो, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो
ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते डिस्पाइट उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर ही होती है। तो वो हम डिस्कस कर। तो अभी हमने देखा कि जो अल्कली मेटल है हमारे वो सब सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उनको हमने एक ये ग्रुप जिनको हम अल्कली मेटल कहते हैं उसमें डाल दिया, क्योंकि उनके पास एक सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था बस। लेकिन अगर हम कार्बन देखें, सिलिकॉन देखें, जर्मेनियम एंड टिन, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो अभी नीचे यहाँ पे दी गई है, तो उसमें एक चीज़ हम नोटिस करें कि जो आउटर मोस्ट पी शेल है, सब में आउटर मोस्ट पी शेल है, ये हमने पहली चीज़ नोटिस करी। आउटर मोस्ट पी शेल, आउटर मोस्ट पी शेल, आउटर मोस्ट पी शेल है, और वो जो पी शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है, जैसे हमने अल्कली मेटल में देखा था, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलैरिटी थी, तो वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलैरिटी तो है, पर वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, सेम बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम कार्बन ले, कार्बन को अगर हम, जो हमारे पास कार्बन है C, अगर हम उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बात करें, कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली हम कह लें डायमंड वाली जो फॉर्म है कार्बन की, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और जो हमारे पास अब कौन सा है? सिलिकॉन है हमारे पास। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे पास क्या होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कि हम जानते भी हैं, बहुत यूज़ भी कर रखा है हमने। और जो टिन है हमारे पास Sn, वो क्या है? वो एक मेटल है। मेटल मतलब कंडक्टर है वो एक। तो हमने देखा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिमिलर ही है, सब में लास्ट में p सब शेल है, p सब शेल, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अल्कली मेटल की तरह ये भी सेम बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रही? एक कार्बन हमारे पास इंसुलेटर है, 2 सेमीकंडक्टर है, 1 कंडक्टर है, तो ये सब सिमिलर बिहेवियर शो क्यों नहीं कर रहे डिस्पाइट इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है? क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं? तो ये चीज़ हमें बैंड थ्योरी से आंसर मिलेगा इसका, कि जो हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी है क्रिस्टल की, उससे हमें पता चलेगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भले ही सिमिलर हो, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो इसका आंसर अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल जब हम पढ़ेंगे। सो हैप्पी